एक बार फिर से दास्तान गोई में आप लोगों के बीच आ चुका हूं। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर शुरुआत करता हूं आज की कहानी की, जिसका नाम है विस्मृति। दूसरे विवाह की जो बहू आई है, जिनके सिर में दर्द अधिक रहता है, और पहली स्त्री का जो लड़का है विपिन, वो 5 वर्ष का हो गया है, फिर भी बदशऊर बना हुआ है। उसमें अकल तो खाक भी नहीं है, अपनी नई माँ का कहना नहीं मानता। इतने पर ही बस नहीं है, उनके सामने बेअदबी तक कर बैठता है और जवाब देने लगता है। ऐसे अफसरों पर अवश्य इन नई माँ ने उसे कभी कुछ दुरुस्त भी कर दिया है, पर किस माँ की कोख से ये माँ ने उसे कभी कुछ दुरुस्त किया है? कुलच्छनी उपजा है विपिन कि कभी कुछ नहीं सीखेगा, ऐसी ही कुटेवी बना रहेगा। इसलिए घर के चौका बासन और चीज़ बस्त की संभाल और बच्चे विपिन की फिक्र विपिन की दादी के ऊपर ही आ गई है। उनकी अवस्था 50 से 2-1 साल ऊपर होगी। देह भी अक्षम नहीं है, तंदुरुस्ती भी खासी है। सवेरे तड़के उठ जाती हैं और संध्या तक करने का उन्हें काम ही काम रहते हैं। हारी थकी रात को सोती हैं, पर नींद उन्हें बड़े आराम की और बड़ी गहरी आती है। काम का ये चक्र आरंभ में ही इतने बंधे रूप से नहीं चल पड़ा था। तब उनके मन में आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, वही असंतोष पैदा करती थी और काम में बाधा डालती थी। पर फिर तो वो सब कुछ को तिलांजलि देकर काम में लग गई। काम काम काम, बच्चों को नहला खिलाकर कर चुकी कि चूल्हे का समय आ गया। फिर बासन चौका, उसके बाद कुछ कपड़े लत्तों का सीना उधेड़ना ही ले बैठी, नहीं तो चरखा। और यूं बहू की दवा दारू और टहल भी उन्हें काफ़ी समय का काम दे देती थी। पहले सोचती थी अब तो बहू आ गई, बड़भागन हो पूतों फले, अब तो मैं पीढ़े पर बैठकर कहूँगी कि बहू अब मैं अब काम नहीं कर पाती हूँ, और बहू पान तो लगा कर लाना। और दोपहर तीसरे पर कभी कहूँगी बहू आज तो मेरे सिर की चोटी ठीक कर दे, और नहीं तो मैं ही उसका सिर गोद में लेकर बैठा करूँगी, उसके बालों को काढ़ कर ठीक करके भानु के कमरे में भेज दिया करूँगी, और विपिन की को भी एक माँ मिलेगी जिसके साथ वो खेला करेगा। पर बहू के सिर में तो बहुत दर्द रहता है और वो चौका वगैरह कुछ भी काम नहीं कर पाती है। और विपिन बेहुदा ऊद भी लड़का है, तो उसके मन की बात पूरी नहीं हुई। मन में जो था उसे मन के ही भीतर कहीं खूब अच्छी तरह से गाड़ कर उसे बैठना पड़ा। पर ये सहज न था। पहले तो अड़चनें पड़ी, बहू सास में कासुनी होती और फिर बहू एक में और सास दूसरे कमरे में जाकर पड़ रहती। इस तरह रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती। लाला भानामल अपनी दुकान से आकर देखते, बहू के पास जाकर कहते क्या बात है। बहू मुंह फेर लेती। भानामल प्रेम से उसका हाथ पकड़कर पूछते शशि बात क्या है। और शशिकला कहती क्या बात है, जाकर पूछो ना अपनी माँ से क्या बात है, और तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो और एकदम से क्यों नहीं मार डालते जो टंटा मिटे। लाला भानमल घबरा कर पूछते ऐसी क्या बात हुई है, बताओ भी तो। शशिकला कहती बात हुई है कि मैंने कहा अम्मा जी मेरा सिर बड़ा दुखता है, नेक आज तुम रोटी बना लोगी। तो ऐसी बात पर जाने क्या बात उन्होंने मुझे नहीं सुनाई। मैं पूछती हूँ जब मैं मरने लगूंगी तब भी तुम लोग यही तो समझोगे ना कि बहाना है। बहू से निपटकर भानामल माँ के पास जाकर कहा माँ क्या बात है। कुछ बात नहीं है बेटा। माँ उसने कहा था तो तुम एक दिन रोटी नहीं बना सकती थी। माँ कहती बना सकती थी बेटा, और बना दिया करूँगी। रोटी तो मैं बनाती ही थी, सोचती थी बहू आ गई है, चलो 2 रोज़ का मुझे भी विश्राम मिल जाएगा। पढ़ना सही विश्राम, मैं ही रोटी बना दिया करूँगी, मेरे इसमें जाता क्या है, और काम से तो आदमी अच्छा ही रहता है। भानामल अम्मा उसके सिर में दर्द रहता है और वो कोई झूठ तो कहती नहीं है, और रोग ऐसी चीज़ है कि न जाने कब बढ़ जाए। हाँ बेटा ठीक तो है, चलो मैं चौके में चली जाती हूँ, अभी बना देती हूँ रोटी। आरंभ में ऐसी कहा सुनी जिस किसी बात पर हो जाती थी, पर सदा ही अंत में माँ को अपना मन मार लेना होता था। वो हार जाती और झुक जाती, सोचती मेरे दिन जो दिन थे गए। तब गर्दन उठाती तो उठाकर रख भी सकती थी, अब तो मेरे दिन झुककर चलने को आ गए हैं। ये सोच मन के भीतर बड़ी टीस पैदा कर देता, पर उसी में जी में बहुत नीचे गाड़ देकर और उस काम में लग जाकर वो मन को थोड़ा आराम भी अनुभव करती। धीरे धीरे अपना मन मार कर बैठने की उनकी बात हो ही गई। चोट खा खाकर फन की तरह उठ खड़े होने की शक्ति ही मानो उनके मन की सो गई, और मानो उनका मन ऐसा निर्विकार निष्पन्द हो गया कि चोट उन्हें लगती ही नहीं। 1-1.5 साल के भीतर उस वृद्ध माता के मन ने ऐसी शक्ति उपजा ली अथवा ऐसी शक्ति खो दी कि जिससे वो मान अपमान, रोब शोभ अथवा स्पर्धा आदि भावों का शिकार होने से मुक्त हो गया। ऐसा समय आने पर सास के कामों का क्रम और बहू के सिरदर्द का सिलसिला यथावस्थित और अनुरूप गति से चलने लगा। परिवार के कई व्यक्तियों के बीच में रहकर भी मानो इस बड़े घर में वो अकेली रहती थी। 18 वर्ष की अवस्था में उसके पुत्र भानामल हुआ। अब उस भानामल की अवस्था 35 के लगभग है। 15 साल का था तब उसके पिता उठ गए, तभी से वो अपनी पंसारी की दुकान पर बैठता था। पिता उसके सिर पर से उठ गए थे, तभी देखा गया कि भानामल मूर्ख नहीं है, वो बंद कर अपनी दुकान पर बैठता है और अपना ब्याह करके अपनी गृहस्थी जमा लेना चाहता है।
माँ ने बड़े उत्साह से बेटे का ब्याह किया और अब वही माँ बेटे के जीवन के लिए किसी भी भांति अनिवार्य नहीं रह गई है। घर का सब काम धाम संभालती है, ठीक है, उसकी माँ है, ठीक है, पर भानामल सवेरे ही सवेरे दुकान पर चला जाता है और आता है तो चुपचाप जल्दी से खाना खाकर बहू के कमरे में चला जाता है, अपनी माँ से कहने सुनने के लिए, जैसे उसके पास ना कोई बात है ना ज़रूरत ही है। अपने धनी के निधन के बाद और विशेषकर अपने भाना के विवाह के बाद माँ अपने को सबसे निकट पराया और सबके बीच अकेली अनुभव करने लगी है। ठीक जब उसके जी का प्यार, जी का समस्त अपनापन केंद्रहीन लक्ष्यहीन हो जाने के कारण उमड़ कर भर भर कर आकर और मानो अपनी बाहें फैलाकर निमंत्रण देता हुआ डोलने लगा। ओ अरे कोई है जो मरा है, अरे कौन है जो मेरा है। तभी मानो उसे सबों से प्रत्युत्तर मिला, बुढ़िया मौज में है, तेरी आवश्यकता हमें नहीं है, तू जा। तब वो ऊपर शून्य की ओर देख उठती, मानो पूछती, अरे मेरे प्राणनाथ, मुझे छोड़कर तू उड़कर कहाँ चला गया है। निर्मोही या मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए अरे कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में अधिक रहना उसके लिए असहनीय हो जाता। भीतर की शून्यता उसके चारों ओर व्याप्त करके मानो उसे निकल लेना चाहती। तब वो उठकर काम करने लगती। ऐसे समय में अधिकतर भूखे मन से वो बहू के पास जाती, पूछती, बहू जी जी कैसा है, मैं माथा दाब दूं। बहू एक शब्द में उत्तर देती नहीं। सास अपने खोखले उपद्रवी मन को बड़े अंकों से दबाकर कहती, बहू मुझे तो अब और कुछ काम नहीं है, ला थोड़ा तेरा सिर दाब दूं, कुछ चैन ही पड़ेगा। पर बहू का मन तो हर समय ऐसा खट्टा अनमना सा रहता है कि उसे कुछ नहीं भाता। हर समय सामने सूखी दीवार और आले में रखी हुई दवाइयों की शीशियों को देखते देखते अपने को हर किसी को कोसते रहने में ही उसका मन इतना लगा रहता है कि किसी और चीज़ में से स्वाद ही नहीं रह गया है। वो नहीं समझ सकी कि वो किस प्रकार अपनी सास की उद्यत सेवाओं को और उसके स्नेह सतृष्ण से मन को अंगीकार करे। वो इतना ही कह सकी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और करवट लेकर सामने देखती हुई चुप पड़ गई। माँ को कुछ नहीं सूझा कि वो क्या करे। वो बेहद कातर हो उठी। वो इस समय रोने को हो गई। वो चाहने लगी कि उसे मालूम हो कि उसने क्या दुष्कर्म किए हैं, क्यों उसका भाग्य उससे इतना रूठा है। उसने बहुत बहुत चाहा कि वो इस छोटी सी उम्र की बहू को अपनी गोद में लेकर प्यार कर ले, पर उससे इतना नहीं बन सका और वो भी चुपचाप मुंह उठाकर लौटती चली आई। लौटकर उसने क्या किया, या तो सोए हुए विपिन को जोर से पकड़कर छाती से लगा लिया और चूम लिया। विपिन रोने लगा और वो उसे मनाने में लग गई, या नहीं तो बक्स उठाकर इसके कपड़े उसमें और उसके कपड़े इसमें करने लगी, अथवा कमरे में ज़ोर ज़ोर से झाड़ू ही देने लगी, और नहीं तो कमरे में आकर ऊपर छत की शैतीनों को बैठती देखती रही। उसका अतृप्त विफल कुंठित मन ऐसे समय में किस किस असंभव संभावन की ओर नहीं दौड़ता। सोचती वो इस घर को छोड़कर भाग जाए, यहाँ उसका क्या है। फिर सोचती बाहर भागने से क्या बनेगा, क्यों नहीं कि ऐसी आंख मूंद कर सो जाए कि उठने की आवश्यकता ही निर्शेष हो जाए। फिर लोग जाने तो मुझ में जी भी था और मैं जीना भी चाहती थी, नहीं तो मैं मरना भी जानती थी। सोचते सोचते एकाएक वो विपिन को देखने अत्यंत आतुर हो उठती और यदि वो पास ना होता तो पुकारते हुए दौड़ने लगती। विपिन 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 ही एक था जिसके कारण उसका यहाँ लगाव था, नहीं तो वर्तमान ने ना उसे कुछ लेन देन था और ना वास्तव में ऐसा कुछ उसके साथ था। कल्पनाओं से वो अवास्तव को वास्तव बनाकर अपने सामने खड़ा करती और कुछ तृप्ति पाती और स्मृति द्वारा व्यतीत को फिर से प्रत्यक्ष बनाती और रस लेती। ये था परिशून्य तृप्ति और रूप सूखा रस। जाने कितने महंगे मोल उसे मिलता था, जाने कितनी ना कसक, कितनी ना दुराशा, कितनी ना छलना साथ साथ उससे सहनी होती थी। तब इसके लिए उसने आविष्कार करके सहज औषधि पाली। काम में ही वो लगी रहती, कभी अपने को फुर्सत ना लेने देती। घड़ी आध घड़ी जहाँ वो खाली रहती कि चारों ओर से सोच विचारों से घिर कर घुटने सी लगी। बस इससे वो खाली नहीं रहती थी, कुछ गुनगुनाती हुई वो उस काम में लगी रहती। किसी गीत का छोर उसकी याद में अटका था, वो हर वक्त उस काम को उसकी टेक बना लेता था, पर वो किसी को भी स्पष्ट ना सुन पड़ता था और कभी उसकी ध्वनि गुनगुनाहट से ऊंची ना होती थी। भानामल को वो संभालती और भानामल की उपेक्षा भी उसे संभालनी होती थी। भानामल ने जीवन के पहले रोज से ही उसे अपनी सेवा में पाया, इससे उसके मूल्य की आंखों से नहीं हुई। माँ की छां सदा सहज रूप में उसके ऊपर छाई रही। धूप के नीचे खुला खड़े होने का अवसर उसे नहीं आया, इससे वो नहीं जान सका कि उस छांव में क्या है। फिर विपिन को भी वो वही संभालती और विपिन की दूसरी माँ की सब बातों की वो भी वही संभालती। बहू बीमार रह सकती थी, भानामल दुकान और बहू की सेवा में और सब बातों से लापरवाह रह सकते थे, और विपिन खेलता रहता, खाता रहता और बढ़ा था। इसलिए तो कि सबका बोझ चुपचाप अपने ऊपर लिए ये बुढ़िया जीती बैठी थी। इस बोझ ने उसको चारों ओर से ऐसा कसकर दबा रखा था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि और वो जैसे अपने को और खुला हुआ अनुभव करती है, जैसे उसके अभाव में उसे जीना ही दूभर हो जाता है। लगभग उसी तरह जैसे हवा के चारों ओर अपरिमित दबाव के बीच में रहकर ही हम जी पाते हैं, वही दबाव चारों ओर से यदि लुप्त हो जाए तो हम क्षण भर भी ना जी पाएं। 52 वर्ष की अवस्था में ऐसे वो नारी अपने स्नेहहीन जीवन की लौ को क्षण क्षण जलाते हुए प्रकाशमान रूप में टिकी हुई थी।
एक सांझ को बासन मांजते मांजते अनायास बुढ़िया देख उठी कि बादल साधारण से अधिक नीलश्याम होकर एक और इकट्ठे होते जा रहे हैं। शायद उनके बरसने की इच्छा है। बयार हल्की हो गई और उसकी हिलोर में ठंडक अधिक है। लेकर आता हूँ कल आप लोगों के पास कहानी का अगला भाग। कहानी है विस्मृति।